हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे लेक्चर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पर है। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे कई सारे लेक्चर्स ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लास 12 फिज़िक्स का पहला चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हम लोगों ने अभी तक देख रखा है कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ भी देखा है और साथ ही साथ परमिटिविटी पर भी एक लेक्चर हो गया है। तो ये लेक्चर हमारा जो है वो लेक्चर 7 इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है। आज हम लोग देखेंगे कि इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन पे कितना होता है, उसका सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं कि एंड ऑन पोजीशन किसे कहते हैं और ब्रॉड साइड पोजीशन किसे कहते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोजीशंस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। वैसे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पहले भी बात की थी कि इसमें एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। जब दो चार्ज आपस में एक खास दूरी से, एक खास डिस्टेंस से अलग होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल हो गया वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे कोई NaCl होता है तो Na में Na प्लस और Cl माइनस होता है। सो उस केस में Na प्लस जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज का एलिमेंट हो जाएगा और जो Cl माइनस हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेसिकली दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि प्लस क्यू का और माइनस क्यू का, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वो उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं d। ठीक है, तो यहाँ पे उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो पोजीशंस होते हैं जिसमें से पहले वाले को हम लोग कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, और दूसरे वाले को कहा जाता है ब्रॉड साइड पोजीशन। तो अब ये एंड ऑन पोजीशन क्या है और ये ब्रॉड साइड पोजीशन क्या है और इन दोनों पोजीशंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कि एंड ऑन पोजीशन किसे कहते हैं। तो एक्सियल पोजीशन को बेसिकली हम लोग एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक्सिस ऑफ डाइपोल भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज और एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, और ये दोनों चार्ज, ये जो रेड वाले डॉट्स हैं, ये दोनों चार्ज आपस में d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। डी कहने का मतलब अगर सपोज़ यहाँ पे सेंटर पे इसके सेंटर को O कहें तो सेंटर से माइनस क्यू के बीच के चार्ज को हम लोग L कहते हैं और सेंटर से प्लस क्यू चार्ज के भी डिस्टेंस को हम लोग L कहते हैं। सो आधा आधा डिस्टेंस भी ले सकते हैं या पूरा डिस्टेंस भी ले सकते हैं D। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि D वेक्टर जो होता है वो 2L वेक्टर के बराबर होता है। तो या तो आप नेगेटिव चार्ज से प्लस पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस लीजिए D, या आप सेंटर से आधा आधा डिस्टेंस भी ले सकते हैं L और L। ठीक है, यानी कि ये जो L होगा वो D का क्या होगा, आधा होगा। सो यहाँ पर ये तो डिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों चार्जेस से जो एक्सिस जाता है, ये जो एक एक्सिस होकर जाता है, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। सो एक्सिस पर के किसी भी बिंदु को, सपोज़ अगर एक्सिस पर कोई बिंदु है P, तो हम कहेंगे कि ये जो बिंदु P है वो हमारा एंड ऑन पोजीशन का है। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन कहने का मतलब ऐसा बिंदु जो डाइपोल के एक्सिस पर स्थित हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो दाएं तरफ ही स्थित होगा, वो बाएं तरफ भी स्थित हो सकता है। सपोज़ यहाँ पर एक बिंदु है R, तो ये R भी एंड ऑन पोजीशन का ही बिंदु है। ठीक है, उसी तरीके से ब्रॉड साइड पोजीशन क्या होता है। तो ब्रॉड साइड पोजीशन, सपोज हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों से मिलकर एक डाइपोल बना है। तो सेंटर से होकर जाने वाला एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो डाइपोल को 90 डिग्री पे आधे आधे हिस्से में बांट दे, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पहला बात कि डाइपोल के सेंटर से होके जाए और दूसरा कि वो डाइपोल को 90 डिग्री पे काटे। सो इस
इमेजिनरी लाइन पे, ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन है, इस पे अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो हम कहेंगे कि वो जो बिंदु है वो ब्रॉड साइड पोजीशन का है। यानी कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पर कोई एक बिंदु है P, तो हम कहेंगे कि ये जो बिंदु P है वो ब्रॉड साइड पोजीशन का है। उसी तरीके से सपोज़ इसके नीचे एक बिंदु है R, तो हम कहेंगे कि ये R भी क्या है, ब्रॉड साइड पोजीशन का है। ठीक है, तो एक एक करके इन दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है एंड ऑन पोजीशन का डेफिनेशन। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि द एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल गोइंग थ्रू द टू पोल्स ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि अगर कोई भी बिंदु जो डाइपोल के एक्सिस पर स्थित हो और डाइपोल के दोनों चार्जेस से होकर जाता हो, यानी कि दोनों ध्रुवों से, टू पोल्स से होकर जाता हो, तो उस बिंदु को हम लोग कहेंगे कि वो एंड ऑन पोजीशन का बिंदु है। एंड ऑन पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सियल पोजीशन। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि एंड ऑन पोजीशन को हम लोग एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस पर स्थित है तो इसको एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन भी कहेंगे। और इस बिंदु को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट जो एक्सिस पर स्थित हो, उस बिंदु को कहा जाएगा एक्सियल पॉइंट और स्थिति को कहा जाएगा एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू का। तो ये जो रेड डॉट्स हैं ये एक्चुअली में दो चार्जेस हैं। ठीक है, और ये जो सॉलिड लाइन यहाँ से होकर जा रही है माइनस क्यू से लेके ये प्लस क्यू तक, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली एक रेखा है, सॉलिड रेखा है। एक्चुअली में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली रेखा है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जुड़े रहते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारे पास एक एग्जाम्पल है HCl, तो H और Cl, तो H पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। एक्चुअली ये HCl का पोजीशन थोड़ा इधर होगा, सो यहाँ पे H का प्लस चार्ज और Cl का माइनस चार्ज। HCl का एक मॉलिक्यूल हो गया। उसी में बीच में एक बिंदु होगा जिसको हम लोग कहेंगे सेंटर पॉइंट, इसको O से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन है यहाँ पर, बिंदु P जो है और बिंदु R उसी इमेजिनरी लाइन पर यानी कि एक्सिस ऑफ डाइपोल पर स्थित हैं। ठीक है, सो हम कहेंगे कि ये जो बिंदु P है और ये जो बिंदु R है वो एंड ऑन पोजीशन का है। ठीक, इसमें एक और जानकारी दिया हुआ है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से जो बीच में दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं डी। डी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आगे चल के हम लोग डाइपोल मोमेंट को भी देखेंगे। हालांकि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में भी देखा है, उसका SI यूनिट भी देखा है। आगे उसका इस्तेमाल आएगा जब हम लोग एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को हम लोग डाइपोल मोमेंट की मदद से और जो दूरियां हैं उनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे इन्हीं बिंदुओं पर, बिंदु P पर और बिंदु R पे, जो लगातार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोजीशन है हमारा ब्रॉड साइड पोजीशन। सो ब्रॉड साइड पोजीशन किसे कहते हैं? ब्रॉड साइड पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहा जाता है। सो पहला पॉइंट है हमारा कि अ पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल गोइंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। यानी कि किसी भी बिंदु का वो स्थिति जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित हो। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। बीच का एक सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, बीच का एक सेंटर पॉइंट हो गया हमारा O, और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आप देख रहे होंगे, ये वाला, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं पे भी कोई भी बिंदु स्थित है, तो हम कहेंगे कि वो बिंदुएं जो हैं, वो पॉइंट्स जो हैं, वो ब्रॉड साइड पोजीशन के हैं। ठीक है, यानी कि ब्रॉड साइड पोजीशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेटोरियल पोजीशन। आगे चल के हम लोग ब्रॉड साइड पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसमें हम लोग एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एंड ऑन पोजीशन ऑफ अ डाइपोल।
अब यहाँ से समझिएगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, और उसका सेंटर पॉइंट है ओ। सेंटर पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहेंगे एल, और सेंटर से जो माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस है उसको भी हम लोग कहेंगे एल। फिलहाल के लिए हम इन वेक्टर्स को हटा देते हैं क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड में डील करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटर से प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी एल है और सेंटर से माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस भी एल है। अब एक बिंदु है, वो बिंदु इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर स्थित है जिसको हम लोग कहेंगे पी, ठीक है। एक बिंदु जो एंड ऑन पोजिशन पर स्थित है यानी कि एक्सिस पर स्थित है, उस बिंदु को हम कहेंगे पी। अब इस बिंदु पी पर हम जानते हैं कि चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज द्वारा किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पीछे देखी है कि सपोज़ हमारे पास एक चार्ज होता है Q, और R दूरी पर, Q चार्ज से R दूरी पर सपोज़ एक बिंदु है P, तो इस बिंदु P पर जो इस चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा KQ/R², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पॉइंट चार्ज से हम लोगों ने देख रखा है कि इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप देखिए कि हमारे पास बिंदु एक है लेकिन पॉइंट चार्ज दो हैं। पहला है हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, और दूसरा ये माइनस भी एक हमारा पॉइंट चार्ज है। हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। तो बताइए कि इस बिंदु P पर दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी समान है, प्लस Q और माइनस Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल के दोनों जो चार्जेस होते हैं उन दोनों का इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो वैल्यू होता है वो समान होता है। यानी कि अगर सपोज ये 2 कूलम का हुआ तो ये -2 कूलम का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में समान होगा, ठीक है। सो चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम है, तो क्या प्लस Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P तक पहुँचेगा और माइनस Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P तक आएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ खींचता है, सो क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? यहाँ पर बिंदु P पर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होगा या डिफरेंट होगा? वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का बिंदु P से दूरी कितना है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो E का वैल्यू होता है वो होता है KQ/R²। तो K तो यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट है और चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों केसेस में सेम है, यहाँ पे प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ। लेकिन जो पॉइंट चार्ज से बिंदु P के बीच का दूरी है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें दोनों स्थितियों में यानी कि प्लस Q चार्ज में और माइनस Q चार्ज में दूरी को सबसे पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा कि बिंदु P का प्लस Q से दूरी कितना है और बिंदु P का माइनस Q से दूरी कितना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि प्लस Q चार्ज यहाँ पे है, बिंदु यहाँ पे है, तो इसके बीच का दूरी, और माइनस Q चार्ज में देखिए कि बिंदु माइनस Q यहाँ पे है और पॉइंट P जो है वो यहाँ पे है। तो क्या ये दोनों दूरियाँ आपस में क्या बराबर हैं? नहीं। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचेगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा क्योंकि ये पास है, बिंदु P जो है वो प्लस Q चार्ज के पास है, और माइनस Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ आएगा यानी कि इस तरफ, वो उसका इंटेंसिटी कम होगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है। अगर चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम जाता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ में ये देखा था। चार्ज के जितना पास जाएंगे इंटेंसिटी उतना बढ़ेगा, चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना घटेगा। सो दोनों केसेस में दूरियां तो अलग अलग हैं, एक में छोटा है एक में ज़्यादा दूर है, तो इंटेंसिटी का वैल्यू भी कम होगा। यानी कि इतना तो पता चल गया कि जो E प्लस है और जो E माइनस है ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिंदु P पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों का वेक्टर सम आएगा, E प्लस और E माइनस का वेक्टर सम। वेक्टर सम कहने का मतलब दोनों का वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग दूरी को देखते हैं कि इसमें दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा इन सब चीज़ों को इरेज कर देते हैं।
सबसे पहले देखिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पर, जिसका सेंटर है O। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोई भी एक बिंदु है, कहीं पे भी बिंदु है, एक तरफ हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और एक तरफ हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या हम डायरेक्टली बिंदु P का माइनस चार्ज से डिस्टेंस लेंगे या प्लस चार्ज से डिस्टेंस लेंगे? हम ना तो माइनस चार्ज से लेंगे ना प्लस चार्ज से। सबसे पहले हम लोग उसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि वो एक फेयर डिस्टेंस होगा। अगर माइनस चार्ज से लेते हैं तो एक तरफ छोटा पड़ जाएगा, प्लस चार्ज से लेते हैं तो एक तरफ बड़ा पड़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग उसके सेंटर से बिंदु P का डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर से ही एक डिस्टेंस लिया है, सेंटर O से बिंदु P का, जिसको हम लोगों ने लिखा है R। सेंटर से यहाँ पे बिंदु P के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने लिया है R। तो क्या आप बताइए कि इस पूरे R डिस्टेंस में अगर हम इस L को माइनस कर दें, यानी कि इतना को माइनस कर दें, तो क्या Q से लेके P तक का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज से, यानी कि पॉइंट चार्ज से जो P के बीच का दूरी आ गया वो आ गया R माइनस L। ठीक है, R माइनस L। ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर सपोज़ एक 10 सेंटीमीटर का लाइन है और यहाँ से यहाँ तक सपोज़ 4 सेंटीमीटर लाइन है, तो आप बताइए कि इतना, ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, लंबाई होगा, वो कितना होगा? ऑफ कोर्स 10 - 4 = 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो उसी तरीके से सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ पे बिंदु P का वो R है। ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बिंदु P का R है। तो प्लस चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा बिंदु P का R माइनस L, क्योंकि सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस है R। तो R में से L घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा वो R माइनस L हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि माइनस क्यू चार्ज से बिंदु P के बीच का दूरी निकालें ताकि माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें, तो उसके लिए हमें पहले तो P से लेके O तक का डिस्टेंस हमें पता है R है, और O से एक्स्ट्रा ज़्यादा L दूरी पर है माइनस क्यू चार्ज। तो क्या हम बिंदु P से माइनस क्यू चार्ज तक के दूरी को R प्लस L नहीं लिख सकते हैं? P से O तक R है और O से माइनस क्यू तक L है, तो क्या पूरे डिस्टेंस को हम R प्लस L नहीं लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने दोनों चार्जेस से, प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से, दोनों चार्जेस से डिस्टेंस को रिजॉल्व कर लिया। सबसे पहला कि जो सेंटर से डिस्टेंस है यहाँ पर OP, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से जो P के बीच का डिस्टेंस है OP, उसको हम लोगों ने R माना। तो सेकंड प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। सो प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा R माइनस L। सेंटर वाले डिस्टेंस से L घटा दिए। उसी तरीके से थर्ड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव Q, एक्चुअली ये कैपिटल Q है, सो नेगेटिव Q चार्ज। सो माइनस क्यू चार्ज से बिंदु P का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R प्लस L। सो यहाँ पे लिख देंगे R प्लस L। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले डिस्टेंस को रिजॉल्व किया है कि प्लस क्यू चार्ज से कितना होगा और माइनस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा। अब इन्हीं डिस्टेंस को ध्यान में रख के हम लोग प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और माइनस क्यू चार्ज से भी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे। वही हो जाएगा मेरा बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए कि पहले प्लस क्यू चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसी को अगर हम आगे ऐसे करें यहाँ पे नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो प्लस क्यू चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो ऑफकोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं KQ/R²। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R²। तो R कितना है यहाँ पे? प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P का डिस्टेंस यहाँ पे R के जगह R माइनस L है। हम लोगों ने R तो लिया था सेंटर से डिस्टेंस, एक्चुअली में प्लस क्यू चार्ज से P के बीच का डिस्टेंस तो R माइनस L है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R माइनस L का स्क्वायर।
ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से हम लोग माइनस चार्ज के लिए लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज, यानी कि माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। वो तो पॉजिटिव था, ई पॉजिटिव, इसको हम लोग लेंगे ई निगेटिव, ये हो जाएगा ई के क्यू बाई, अब माइनस क्यू चार्ज से बिंदु P का डिस्टेंस था हमारा r प्लस एल, तो r प्लस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ऑफकोर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यही फार्मूला हम लोगों ने दोनों में अप्लाई किया, तो एक में r माइनस एल स्क्वायर आया और एक में r प्लस एल स्क्वायर आया। ठीक है, अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं तो हम इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो E पॉजिटिव है उसका वेक्टर और जो E निगेटिव है उसका वेक्टर, दोनों का जो वेक्टर सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब वेक्टर सम करने में क्या दिक्कत है कि हमारे पास यहाँ पर सपोज़ पॉइंट P है, तो अगर हम लोग फिगर में देखें यहाँ पर, तो बिंदु P पर दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रहे हैं। सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज से, तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज अगर है कहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लस क्यू चार्ज से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बिंदु हुआ P और प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो वो बाहर की ओर चार्ज से निकलेगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ बिंदु P है, तो क्या प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो बाहर की ओर निकलेगा। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की तरफ आता है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। तो बिंदु P पर जो माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इंटेंसिटी में सेम नहीं है, इंटेंसिटी ज़्यादा प्लस क्यू चार्ज का है क्योंकि दूरी जो है वो कम है, और माइनस क्यू चार्ज का इंटेंसिटी कम है क्योंकि दूरी ज़्यादा है। लेकिन डायरेक्शन दोनों का ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, कहने का मतलब 180 डिग्री अपोजिट है। ठीक है, तो जब हम इसको वेक्टर एडिशन में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा एक हो गया पॉइंट P, इससे प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और दोनों का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 180 डिग्री। तो जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि सपोज़ हमारे पास A प्लस B है, दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग फार्मूला लगा के जोड़ सकते हैं। ये फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के बीच के एंगल को बताता है। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है E पॉजिटिव और एक वेक्टर है E निगेटिव, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 180 डिग्री। तो क्या यही सेम चीज़ हम लोग इसके मतलब इस वाले में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम चाहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाए तो हम लिखेंगे कि रूट अंडर E प्लस का स्क्वायर प्लस E माइनस का स्क्वायर। ठीक है, E पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस E नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E पॉजिटिव E निगेटिव, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 180 डिग्री क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन रहा है। अब हम जानते हैं कि जो कॉस 180 का वैल्यू है वो -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे E नेट का वैल्यू जो आ गया वो आ गया रूट अंडर E पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस E निगेटिव का स्क्वायर और प्लस 2E पॉजिटिव E निगेटिव। यहाँ पे कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये -1 से क्या हो जाएगा गुना, तो एक्चुअली में ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा E पॉजिटिव स्क्वायर प्लस E निगेटिव स्क्वायर और -2E पॉजिटिव E निगेटिव। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब कोई
दो वेक्टर एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होता है तो दोनों अपने इंटेंसिटी को काट देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो दोनों एक दूसरे के इंटेंसिटी को काट देगा। कहने का मतलब कि वो माइनस हो जाएगा, जो बड़ा वाला है उससे छोटा वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी फार्मूला में हमें दिख रहा है कि ये एक फार्मूले पे मतलब बैठा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूले पे। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ई पॉजिटिव सॉरी ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर ये इस तरीके से रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि रूट अंडर ए माइनस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया हमारा ई पॉजिटिव, बी हो गया हमारा ई नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव का होल स्क्वायर। अब चूँकि ये होल स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट हम काट सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा वैल्यू आया है उसके मैग्नीट्यूड का, वो आ गया ई पॉजिटिव निगेटिव ई नेगेटिव। कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा ई नेट का वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे थे तो वेक्टर एडिशन में हम लोग इसको जोड़ रहे थे क्योंकि उसमें हमें दिशा को भी जोड़ना है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको मैग्नीट्यूड में बदला तो ये आपस में घट गया। यहाँ पे ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब यही हुआ कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो 180 डिग्री होने के कारण जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में घट जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हम लोग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वैल्यू रख देंगे। जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पॉइंट पी पे और जो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पॉइंट पी पे, दोनों का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा वैल्यू आया था वो आया था के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि ये नज़दीक है तो आर माइनस एल, और माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने वैल्यू लिखा है ई पॉजिटिव का के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इन दोनों जो वैल्यूज़ है इक्वेशंस है उनको हम लोगों ने इस वाले में पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग के और क्यू कॉमन ले सकते हैं क्योंकि के तो कांस्टेंट है जिसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली में यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं, चाहे वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, लेना हम लोगों को मैग्नीट्यूड ही है। सो इन दोनों को के और क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा के क्यू 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ आप रिजॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए यहाँ पे k इंटू क्यू, अब यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये भिन्न का एक तरीके से घटाव है। सो यहाँ पे r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, तो जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा r प्लस एल का स्क्वायर, वो जाके 1 से गुना होगा तो यहाँ पे r प्लस एल का स्क्वायर। उसी तरीके से माइनस ये वाला से r प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा r माइनस एल का स्क्वायर। अब इसको आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या उससे भी आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का कि हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा दें। यहाँ पर हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहें तो एक एक करके दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो हो गया हमारा पूरा टर्म a स्क्वायर और r माइनस एल जो हो गया वो हो गया b स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं r प्लस एल अब प्लस r माइनस एल, ये हुआ a प्लस b, सिर्फ एक टर्म हुआ। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में a माइनस बी लिखेंगे r प्लस एल और माइनस b यानी कि r माइनस एल। सो यहाँ पे हो जाएगा r और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस l। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इसे कैसे तोड़ा। और नीचे यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के इंटू क्यू। यहाँ पे देखेंगे कि L और L प्लस और L माइनस L कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा R प्लस R 2R, और यहाँ पे R और R
प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2l और नीचे यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये भी एक तरीके से ऐसे है a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे बच जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी और इन दोनों का क्या स्क्वायर। ये तो पहले से ही a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूले पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी है a प्लस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये हमारा शॉर्ट में आ गया। अब इसी को जब हम लोग और ज़्यादा रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ई नेट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे के, 2 यहाँ पे 2 से गुना है, एक 2 को हम बाहर रखते हैं, Q इंटू 2L को एक साथ रखते हैं और इंटू R। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ Q को अंदर लेके गए हैं क्योंकि है तो सब कोई गुना में ही। सो 2 इंटू Q इंटू 2L, ये वाला 2L और इंटू R और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमने Q इंटू 2L क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है कि चार्ज इंटू डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू 2L। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक डाइपोल है, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज और आधा आधा डिस्टेंस है L और L, तो हम लोग लिखते हैं कि डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो होता ही है बराबर 2 इंटू L के। या तो पूरा डिस्टेंस ले लेते हैं D या आधा आधा डिस्टेंस लेते हैं L, तो 2L हो जाएगा। सो यही होता है हमारा फार्मूला डाइपोल मोमेंट का। तो हम लोग इसको Q इंटू 2L के बदले डाइपोल मोमेंट यानी कि P लिख सकते हैं। सो P वेक्टर एक्चुअली। सो यहाँ पे जो ई नेट का हमारा फार्मूला है वो हो जाएगा k इंटू 2 इंटू पी इंटू आर। यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म है q इंटू 2L, तो p हो गया और यहाँ पे एक r है जो आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ये r हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 2 इंटू पी इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि जब हम लोग कोई एक्सियल पॉइंट लेते हैं, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक डाइपोल है, ये प्लस क्यू का और ये माइनस क्यू का, और ये उसका सेंटर है O, और एक यहाँ पे एक्सिस ऑफ डाइपोल है और यहाँ पर एक बिंदु है स्थित P। तो यहाँ पे डिस्टेंस को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 2 तरह का डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है सेंटर से बिंदु P का डिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं R, जो हम लोग ले लिया, और एक डिस्टेंस है सेंटर से प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज वाला डिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं L। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो R है वो बहुत 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 बड़ा होता है एक्चुअली में। जो डाइपोल का आधा आधा डिस्टेंस है यानी कि सेंटर से उस डिस्टेंस से जो R है वो बहुत बहुत बड़ा होता है। समझ लीजिए कि R हो गया हमारे लिए 100 सेंटीमीटर, तो L हो गया हमारे लिए 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब R बहुत बहुत बड़ा होता है L से, तो बताइए कि क्या R स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर से? अगर R बराबर 100 सेंटीमीटर है, L बराबर 0.1 सेंटीमीटर है, तो R स्क्वायर जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर बराबर ये और घट जाएगा 0.01 आ जाएगा। यानी कि 10,000 में 0.01 कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप 10,000 में लेट्स से प्लस माइनस 0.01 कर दें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं जाएगा। सो यहाँ पे जो ये हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो क्या बहुत बड़े में से अगर बहुत छोटा घटा दें तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के ही बराबर आएगा ना। आई मीन 9,999.99 इतना आएगा। सो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वाला जो टर्म है वो अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है, अप्रॉक्सीमेटली आएगा आर स्क्वायर के बराबर ही, यानी कि 10,000 के बराबर ही। तो हम लोग इस जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको सिर्फ आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो इक्वेशन है वो और ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया k इंटू 2p इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर लिखा है और उसका हमने स्क्वायर किया है। ठीक है,
फॉर्मूला में वहाँ पे स्क्वायर भी है। सो ई नेट का यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा के इंटू 2p इंटू आर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 4 हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा के इंटू 2p अब बाई आर क्यू। ठीक है। सो फाइनली ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कि ई नेट बराबर हो जाएगा हमारा के इंटू 2p बाई आर क्यू। ये आ गया हमारा एंड ऑन पोजीशन के लिए, एंड ऑन पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट का भी वैल्यू रख सकते हैं कि जो ई नेट होगा, यहाँ पर ई नेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको वेक्टर वाइज देखें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बिंदु P था, यहाँ पर बिंदु P, उस पे दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे, एक E पॉजिटिव और एक E नेगेटिव। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है X कंपोनेंट और एक होता है Y कंपोनेंट, X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट। जैसे कि हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में देखा था कि अगर सपोज ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से रिलेशन होता है साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस थीटा बराबर यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस। सो अगर हम परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला लिखें तो परपेंडिकुलर बराबर हो जाता है हाइपोटेनस साइन थीटा और बेस बराबर हो जाता है हाइपोटेनस कॉस थीटा। ये जो फार्मूला है ये बार बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होता है, यानी कि कहीं कहीं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है एंड ऑन पोजीशन के लिए वो 2p के जगह 2p कॉस थीटा भी लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में, क्योंकि दोनों का y कंपोनेंट जो है वो एक ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। सो y कंपोनेंट एक्चुअली में ये उल्टा होके कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ जो बचेगा वो x कंपोनेंट बचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो हॉरिजॉन्टल है। सो जब हम लोग इसमें कॉस थीटा को भी इंक्लूड करेंगे तो ऑल्सो ई नेट बराबर हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं के, यहाँ पर के 2p और ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई आर क्यू। अब ये एक्स्ट्रा कॉस थीटा कहाँ से आया? ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट है p और एंगल बन रहा है इसका थीटा, डाइपोल मोमेंट का बिंदु p से एंगल बन रहा है थीटा। सो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा p साइन थीटा और जो बेस का जो वैल्यू है वो आ जाएगा p कॉस थीटा। ये चीज़ हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में देख रखा है कि अगर हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा, ये p कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस साइन थीटा और बेस का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट p साइन थीटा और बेस हो गया b बराबर p कॉस थीटा। ये यहाँ पे p जो है वो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। सो चूँकि हम लोग यहाँ पे x कंपोनेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि y कंपोनेंट तो ना तो ये ऊपर है ना तो नीचे है। एक्चुअली में यहाँ पे जो चार्ज है हमारा प्लस q चार्ज और माइनस q चार्ज। सो इसका डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने देखा है कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के बीच में रहता है। और बिंदु P जो है यहाँ पे वो बिंदु भी इसी के रास्ते में है, यानी कि इससे जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री का बना रहा है। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इस केस में एंड ऑन पोजीशन के केस में जब 0 डिग्री एंगल लेते हैं तो हम जानते हैं कि कॉस 0 का वैल्यू जो हो जाएगा वो यहाँ पे 1 हो जाता है। यहाँ पे जो कॉस 0 का वैल्यू होता है वो 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा यहाँ पे तो 2p इंटू 1 एक्चुअली में यहाँ पे 2p ही आ जाएगा। ठीक है। सो इस चीज़ को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और साफ साफ लिख देते हैं कि जब एक सेकेंड ये इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा, यानी कि जब डाइपोल मोमेंट होगा पैरेलल पॉइंट P के, पॉइंट P कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। सो इस केस में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू वो आ जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे इस केस में आ जाएगा k इंटू 2p इंटू 1 विच इज़ 2p बाई आर क्यू, जो कि हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू।
कोई दिक्कत यहाँ पे? बहुत जगह पे सिर्फ 2p/RQ भी लिखा रहता है और किसी किसी जगह पे cos θ/RQ भी लिखा रहता है, 2p cos θ/RQ। इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चल के जब हम लोग ब्रॉड साइड पोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे और ब्रॉड साइड पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए